सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाज जहांगीर। वो अवाम जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत का लेन देन करते हैं, वो अवाम जो डेथ सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए भी रिश्वत लेते और देते हैं, वो अवाम जो मुलाजमत के हुसूल के लिए रिश्वत देते हैं, वो अवाम जो रिटायरमेंट के लिए जीपी फंड्स, प्रोविडेंट फंड और पेंशन की बहाली के लिए भी रिश्वत देते हैं, वो अवाम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्लियरिंग फॉरवर्डिंग के लिए भी रिश्वत देते हैं, वो अवाम जो थाने में FIR कटवाने के लिए भी रिश्वत देते हैं, वो अवाम जो जुर्म से लेकर इंसाफ के हुसूल तक रिश्वत के लेन देन से अपने मामला दुरुस्त करवाते हैं, वो अवाम जो ट्रैफिक चालान से लेकर मुस्तकबिल के प्लान तक रिश्वत लेते और देते हैं। गोया अवाम की सोच अब पुख्ता हो चुकी है कि जिस काम में सरकार है वहां रिश्वत दरकार है। इस अवाम को यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। आज शाये होने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान में करप्शन गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक आलमी रैंकिंग जारी की है, जिसमें 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 124वां नंबर है। करप्शन में डूबे अवाम ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम तो हर दूसरे काम के लिए रिश्वत देते हैं, तो ये नंबर दुरुस्त नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान की गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। 2019 में करप्शन से मुतालिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 120 था। गुज़िश्ता साल करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान का स्कोर रेट 31 रहा, जबकि भारत करप्शन के खिलाफ 40 स्कोर के साथ 86वें नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में सोमालिया और जुनूबी सूडान करप्ट तरीन ममालिक करार दिए गए हैं। न्यूजीलैंड और डेनमार्क करप्शन के खिलाफ 88 स्कोर के साथ पहले नंबर पर हैं और करप्शन फ्री मुल्क करार पाए हैं। कनाडा और बरतानिया 77 पॉइंट्स के स्कोर के साथ 11वें, अमेरिका 67 पॉइंट्स के साथ 25वें नंबर पर मौजूद है। सिंगापुर का स्कोर 85, बरतानिया का 77, UAE का 71 है। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर सुहेल मुजफ्फर का यह कहना है कि गुज़िश्ता 2 बरस में नैब ने करप्शन के 365 अरब रुपए बरामद करने का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का रैंक इस वक्त 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 124 पर पहुंच गया है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि 2008 से लेकर 2013 और 2013 से लेकर 2018 तक जब करप्शन हो रही थी तो हुक्मरानों के असासे बढ़ रहे थे, मगर इस वक्त रियासत मदीना की दावेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिसमें सरबराह मुमलिकत के असासे तो नहीं बढ़ रहे, तो फिर आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी रिपोर्ट पर ज़ाहिर अपोजिशन का रद्दअमल भी आना था। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने इस सिलसिले में ट्वीट किया, कहा कि घबराना नहीं है क्योंकि बंदा ताबेदार और हैंडसम है। 90 दिनों में करप्शन खत्म करने की बढ़के मारने वाली सरकार ने तारीख की सबसे ज्यादा करप्शन फैला दी है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि दुनिया कह रही है। आलमी इदारे भी NRO मांग रहे हैं और कप्तान NRO नहीं दे रहा, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इब्लाग शहबाज गिल इस बात में, पहले जरा ये आप सुन लीजिए। तो इस तरह की जब भी कोई रिपोर्ट सामने आती है तो हुकूमती तर्जुमान माजी की हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराते हैं और इस हुकूमत की तारीफें करना नहीं थकते। वज़ीर इत्तलात व नशियात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को खुशाइन करार दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं शिबली फराज साहब इस बारे में, ये भी सुन लीजिए। करप्शन को इस तरह से डिस्कस किया जाता था जिस तरह के ये हमारी तहरीक की वजह से अब हर आम शहरी जो है तो इससे वाकिफ़ है कि करप्शन एक ऐसा एक दीमक है जिसने कि इस मुल्क को की जो बुनियादें हैं वो चाट ली हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम अब इतने सेंसिटाइज हो गए हैं, आप जैसे लोग और बाकी पाकिस्तानी आवाम, कि वो इसकी निशानदही करते हैं। वरना आज से पहले 2018 से या 2013 से पहले कौन इसकी पता भी चलता था कि जी ये इंडेक्स आ गया और वो इंडेक्स आ गया। तो हुकूमती तर्जुमान बड़ा वाज़े ये कह रहे हैं कि ये इस रिपोर्ट में जो डेटा इस्तेमाल किया गया है वो 2017-2018 का डेटा है, यानी माजी की हुकूमत के दौर का ये डेटा है और इसीलिए पाकिस्तान का करप्शन में रैंक 4 दर्जे तनज़्ज़ुली इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ज़ाहिर है अपोजिशन इस पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन हुकूमती तर्जुमान तो ये जवाब दे रहे हैं कि 2017-18 का डेटा है, यानी ये जिम्मेदारी एक बार फिर माजी की हुकूमत पर डल गई है। देखिए, ये हुकूमत बड़े आला लोगों की है, बड़े काबिल लोगों की है, बड़े दानिश्वरों की है, बड़े ऑनेस्ट लोगों की है, लेकिन सारे जहान की खराबियां माजी की हुकूमतों में। और जो कुछ इन्होंने कहा कि इन्होंने कौम के कर्जे नहीं, इन्होंने नहीं लेने, कर्जे इन्होंने खत्म कर देने हैं,
इन्होंने महंगाई खत्म करनी है, इन्होंने मेरिट नाफिज करना है, इन्होंने करप्शन का सब कुछ नाफिज हो गया। अगर इस बात पे वो खुश होते तो ये कह दीजिए उनको। लेकिन ये देखिए वो शेर है ना कि सुनो तो सही जहां में है तेरा, कहती है तुझको खल्के खुदा गायब आना क्या, ये जरूरी अमल है। पर लोग क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के आम आदमी से पूछिए, आप मुआशरे के नबाज हैं, मीडिया मुआशरे का नबाज होता है, आप जाके पूछ लीजिए ना कि आप नहीं जानते कि कितनी करप्शन के रेट बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, यूटिलिटी बिल्स बढ़ गए हैं और करप्शन के रेट बढ़ गए हैं। और आज अगर कोई आलमी इदारा भी सनद दे रहा है तो मैं इन इदारों की सनद को भी किसी तरफ नहीं समझता, छोड़ दीजिए इनको। क्या पाकिस्तान के अवाम इस बात की दलील कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने आज उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर दी? अगर वो कह रहे तो मैं उनकी बात मान लूं। सही। तो खैर साहब चलें, ये 124वें नंबर पर पाकिस्तान इस वक्त इस रिपोर्ट में चला गया। 4 दर्जे पाकिस्तान की तनज़ुली हुई, लेकिन जो माजी की हुकूमतें रही हैं उसमें भी पाकिस्तान इसी के आसपास कहीं रैंकिंग में रहा है। इसका मतलब वो लोग भी करप्शन पर तो नहीं काबू पा सके, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो या आपकी अपनी हुकूमत 2008 से 13 वाली। देखिए 120वें नंबर से पहले भी 120वें नंबर के पैसे पहले भी 119 हुकूमतें थी। मैं ये कोई आला बात उस वक्त भी नहीं थी और आला बात अभी नहीं है, अब और शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन अब तो ये हुकूमत वो है ना जो कहती है कि हम हैं ही करप्शन के खात्मे वाले, और ये आए थे नारे मारते हुए कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे। और ये याद रखिए कि करप्शन सिर्फ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से खत्म नहीं होती, उससे सिर्फ इमरान खान की तरफ दावे और नारे लगाए जा सकते हैं, उससे करप्शन का खात्मा नहीं होता। करप्शन का खात्मा उस वक्त होगा जब पाकिस्तान का मुआशरा करप्शन को मुस्तरद करेगा। ये खाली नारे लगाने से नहीं काम होता, इसके लिए पब्लिक प्रेशर बनेगा, अवामी दबाव होगा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होगी, तो वो एक जरिया होगा और तो कोई जरिया नहीं। तो खैर साहब, माजी में जब इस वक्त की हुकूमत यानी तहरीके इंसाफ जब आप लोगों पर करप्शन के इल्जामात लगाती थी तो वो साथ ही हुक्मरानों के असासों की भी बात करती थी कि देखें कितने कितने गुनाह बढ़ रहे हैं, जरदारी साहब के असासे, मियां नवाज शरीफ साहब के असासे। अभी इस वक्त आप लोग भी ये हुकूमत करप्शन नहीं कंट्रोल कर पा रही, अपोजिशन भी ज़ाहिर इस मामले को, इस पॉइंट को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्या आप लोग वाकई समझते हैं कि इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के असासे भी बढ़ रहे हैं? देखिए असासे बढ़ रहे हैं, ये कम हो रहे हैं। अगर इमरान खान साहब कोई कारोबार नहीं करते तो उनके असासे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई कारोबार करता है और उनके बच्चे कारोबार करते हैं और उनके वालिदैन से उनको कारोबार आए हैं तो वो तो उनका कोई जुर्म नहीं है ना अगर किसी के असासे बढ़ते हैं। अगर मैं जनवन कारोबार कर रहा हूँ और मेरे जनवन असासे बढ़ रहे हैं और मैं सियासत भी कर रहा हूँ तो मेरा कोई जुर्म नहीं है, उसकी जस्टिफिकेशन है। जितने इल्जाम लगे उन इल्जामात का हिसाब तो हो चुका ना, उन इल्जामात के ऊपर तो बातें हो चुकी, मुकदमे बन चुके, अब फैसला होना है तो फैसला होने दीजिए। सिर्फ इमरान खान साहब के कहने पे या अपोजिशन के इल्जाम लगाने से तो बात नहीं बनेगी। तो खैर साहब, किसी भी माशरे में सिर्फ हुकूमती इकदाम से करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है? तो हमारे माशरे का तो एक लाजमी हिस्सा बन गई है। हम किसी भी सरकारी इदारे में जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, वक्त बचाने के लिए, हर इंसान रिश्वत देता है, सरकारी उहदेदार उससे रिश्वत तलब करता है। ये तो हर गली मोहल्ले का मामला है, हर घर के ये मामलात हैं। तो ये तो हमारे माशरे का अपना ही, हमें अपना भी तो खुद एहतसाबी भी तो हमें करनी पड़ेगी ना। दुनिया में कोई मुआशरा तारीख में ऐसा नहीं हुआ जिसने खुद एहतसाबी करके अपने आप को दुरुस्त कर दिया हो। ये काम बुनियादी तौर पे कुछ लीडरों का होता है और लीडर सिर्फ सियासतदान नहीं होते, उस्ताद लीडर होते हैं, मजहबी रहनुमा लीडर होते हैं, बाकी सेगमेंट के लीडर्स होते हैं और ये सारे मिल के मुआशरती तौर पे इल्म के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ लोगों को खड़ा करते हैं, उनकी राय हमवार करते हैं। यही काम अंबिया ने किया, पैगंबरों ने किया। जहां उन्होंने तबलीग दीन की वहां उन्होंने दुनिया की फलाह के लिए भी लोगों को ये हदायत दी थी। और आज की दुनिया में जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है, जहाँ बेहतर मुआशरे हैं, जिनकी हम तमसील बनना चाहते हैं, उनकी तकलीद करना चाहते हैं, उनके अंदर एक सेट पैटर्न मौजूद है, उस पर चलना होगा। वो एक तरीका है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के जरिए ये करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता, इसको कम किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये हुकूमत सिर्फ करप्शन के लफ्ज को लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल करती रही है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, ना इनका इरादा है, ना इनकी सफों में बैठे लोगों के अपने हाथ साफ हैं, ना ये उनको रोक सकते हैं, ना ये ताकतवरों के सामने खड़े हो सकते हैं। ये सिर्फ भड़के मार
सही। तो कायर साहब, अब ये 4 फरवरी का जो आपका इजलास है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। अदम एतमाद की तजवीज़ ज़ाहिर आप लोग दीगर जमातों के सामने रखेंगे, फिर मनाएंगे कैसे उन लोगों को 4 तारीख को, मरियम साहिबा को, मौलाना साहब को? ये सारी बात मैंने आपसे कर दी तो वहां क्या करूंगा? तो नंबर्स गेम पूरा है कायर साहब, आपके पास नंबर्स आपने अपने काउंट कर लिए? क्योंकि आप लोग के पास ये बातें तो वहां 159 करेंगे ना जी। ये बात हमने कर दी, तजवीज दे दी, उन्होंने कहा आप बताएं, तो उसके ऊपर डिबेट वहां करेंगे ना, जो उसका प्रॉपर फोरम है। लेकिन कायर साहब, अगर ज़ाहिर है अवाम भी ये जानना चाहती है कि आप लोग की फिर आगे हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि अवाम के लिए तो आप ये तहरीक चला रहे हैं। अब हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ आप राब्ते में हैं या हुकूमत के अपने मेंबरान के साथ आप राब्ते में हैं, इसका तरीक़ाकार अवाम को भी तो पता चलना चाहिए ना, जो आपके से आपकी ताकत है। अवाम को बताएंगे पहले, जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी क़यादत को इस पर कायल कर लें, फिर इसकी तफसील आपके ज़रिए अवाम तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे। हर काम अपने अपने मुनासिब वक्त में होता है ना। तो कायर साहब, परवेज खटक साहब की कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी होगी, उन्होंने बड़ा चैलेंज किया अपोजिशन को कि उनके नंबर पूरे हैं, सेनेट इलेक्शन वही जीतने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब भी वो जीतने जा रहे हैं। चले, बड़ा अच्छा है, उनको चैलेंज करने दीजिए, उनका चैलेंज उनको मुबारक हो। हमने उनका चैलेंज कबूल किया, बस इतना ही कर सकते हैं। तो कायर साहब, अगर पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मौलाना साहब अदम एतमाद वाली है, मरियम साहिबा नहीं कोई मानता, कोई इख्तिलाफ रखता है इससे, या मियाँ साहब वहाँ बैठ कर नहीं मानते, मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो फिर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? फिर पीडीएम के साथ आप चलते रहेंगे या कुछ और सोचने पे मजबूर होंगे? भाई, आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं कि मैं लड़ पड़ूंगा उनसे? मैं उनको कायल करूंगा, यानी मेरी जमात उनको कायल करेगी। अगर हम उनको कायल नहीं कर सकेंगे तो वो हमें कायल कर लेंगे। ये तो तरीका है ना गुफ्तगू का। लेकिन अभी तक कायर साहब ट्रैक रिकॉर्ड पीडीएम का देखें तो मैं आपके साथ इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू इसलिए नहीं कर सकता कि ये मामला मेरी क़यादत का, पीडीएम की क़यादत, जमातों की क़यादत के साथ बैठ के डायलॉग है, उसके ऊपर मैं ना कमेंट कर सकता हूँ, ना मुझे करना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। और आप मुझसे सवाल भी नहीं करें तो बेहतर है। अच्छा चलें, अब फॉरेन फंडिंग वाला जो मामला है, मौलाना साहब का भी नाम आ गया, हाफिज हुसैन अहमद साहब ने उन पर ये इंकशाफात इल्ज़ामात लगाएं। अब मौलाना साहब को पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आप लोग करेंगे अकाउंटेबल, उनसे कहेंगे कि अपने कानूनी तौर पर अपनी पोजीशन को क्लियर करें, इलेक्शन कमीशन में जाके सारे रसीदे वगैरह जमा कराएं? भाई मेरे, उनको ये काम इलेक्शन कमीशन का है। अगर किसी ने उन पर इल्जाम लगाया है वो सबूत है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन उनको बुलाएगा। मैं और आप कौन होते हैं उनसे पूछने वाले? किस कैपेसिटी में? उनके एक मुखालिफ ने, फर्ज करें हुकूमत के एक एमएलए ने जिसने हम पे इल्जाम लगाया, बिल्कुल बेबुनियाद, उसने दरखास्त दे दी क्योंकि उनके अपने केस पकड़े गए हैं, उनके अपने अकाउंट पकड़े गए, लिहाजा लोगों को और मीडिया के जरिए ये बहस कराने के लिए इनके भी अकाउंट हो गए, इनके भी केस बन गए। ये जो आप बहस कर रहे हैं, इसके अलावा उसमें क्या है? तो मौलाना के ऊपर अगर किसी को एतराज है तो बिल्कुल मौलाना को उसका जवाब देंगे, लेकिन उसका तरीकाकार ये होगा कि लोग सबूत दें इलेक्शन कमीशन को कि ये इनके अकाउंट्स हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, उसके ऊपर उनको नोटिस हो जाएगा, वो जवाब दे लें। मैं कौन होता हूँ पूछने वाला मौलाना? बस कायर साहब, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस सब डिस्कस करते हैं, हम सवाल करते हैं, आप जवाब देते हैं, उस तरह से आप सवाल करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, क्योंकि उनके बंदे ने अपने सबूतों के साथ 6 साल पहले वो केस दायर किया था। यार सही सही, कोई मुमासलत है? इल्जाम तो हम पे भी लगाया, वो हुकूमत के एक एमएलए ने जाके एक दरखास्त दे दी, ठीक है, यदि मैंने अखबार में पढ़ा है, इनके खिलाफ फलां बंदे ने बयान दिया है, क्या इस तरह किसी पे इल्जाम रखते हैं? ठीक है, चलें कायर साहब, अब ब्रॉडशीट वाले मामले पर जस्टिस अजमत सईदी उसकी तहकीकात करेंगे। एक ही रुकनी वो कमीशन है, उसी नाम पर आप लोग को एतराज़ था और वही नाम अब तहकीकात करने जा रहा है। अब आगे जब रिपोर्ट सामने आएगी, जाहिर है फिर आपको और अपोजिशन की दूसरी जमातों को उस रिपोर्ट पर भी एतराज़ होगा, चाहे वो जिसके भी खिलाफ हो। कोई नहीं मानेगा जी उस रिपोर्ट को। मैं आज आपको कह रहा हूँ, पहली बात तो यह है कि कमीशन ने करना ही कुछ नहीं है। अच्छा। और ये जो ब्रॉडशीट का इशू है, ये हुकूमत एक सिर्फ और ट्रिक के तौर पे एक और ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाना चाहती है, कुछ नहीं निकलने से। लेकिन सवाल ये है कि जस्टिस अजमत सईद के अच्छे आदमी होंगे, अच्छी सूरत वाले होंगे, अगर उन पे एतराज है, अगर उन पे एतराज जेन्युइन है कि वो मियाँ साहब के खिलाफ जो बेंच था उसमें उसके हिस्सा थे, जो जीआईटी बनी उसका हिस्सा थे, उसके मॉनिटरिंग जज थे, अब वो नैब के प्रोसिक्यूटर रहे हैं, तो वो शौकत खानम के बोर्ड के मेंबर हैं, तो इसकी जेन्युइन एतराज है ना। ये तो अदालत के अंदर जाके अगर कोई कहे कि जज साहब आप तो मेरे मुखालिफ के साथ आपका ये निजान, ये रिश्तेदारी, ये दोस्ती के ताल्लुक है, लिहाजा आप मेरा केस ना सुने, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो वो जज साहब अपना केस वहां से ट्रांसफर कर देते हैं खुद ही। तो मेरा ख्याल है कि शेख अजमत साहब को ये केस खुद ही नहीं लेना चाहिए, उनको खुद हुकूमत से माजरत करनी चाहिए, वरना वो स्पेस में आएंगे लोग, उन पर भी बातें बनाएंगे, उनके खिलाफ भी बातें चलेंगी, जो मुनासिब नहीं होगा किसी सूरत में। तो कायर साहब, बिल्कुल आपने बड़े मौज़िब अंदाज में गुफ्तगू की। इसी सिलसिले में कल मरियम साहिबा ने जब गुफ्तगू की थी, वो तो एक तरह से खबरदार कर रही थी, या मोहतात रहते हुए मैं कह दूँ वो धमकी दे रही थी कि जस्टिस अजमत सईद अगर वापस ना हुए इस केस से तो वो ऐसे हकाइक सामने ले आएंगी कि फिर बहुत कुछ सामने आ जाएगा। क्या ऐसे कोई हकाइक पीडीएम के पास मौजूद है?
मुझे तो नहीं पता जी, ये पीडीएम की तरफ से बात नहीं हुई। उन्होंने मरियम नवाज की हैसियत से और मुस्लिम लीग की लीडर के तौर पर बात की है। एक बात याद रखिए, मैं जो बातें करूंगा वो पीडीएम से रिलेटेड नहीं होंगी। अच्छा। कोई जमात जो बात करेगी उनकी बातें पीडीएम की बातें नहीं होंगी। पीडीएम की बातें वो होंगी जो पीडीएम के इजलास के अंदर जिन पे इत्तेफाक राय होगा, क्योंकि हम 11 जमातों का इत्तेहाद हैं। हम इस तरह नहीं है कि एक बंदा बात करे तो सारी जमातें उसके ऊपर लबैक कहें, या एक बंदा एक जमात की बात जो है वो पहले क्लियर होगी तो सारी जमातों से फिर बात होगी, ये नहीं होता। तो मरियम बीबी ने जो बात की है उनके पास कोई जवाब होगा, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ कि पहली बात, सुप्रीम कोर्ट या कोई ऐसा फोरम जहाँ पे फाइनलिटी वाला फैसला होता है, वहाँ एक से जज साहबान बैठते हैं। लॉजिक यह है कि अकेला बंदा सहवन भी गलती कर सकता है, उससे गलती हो सकती है, लिहाजा एक से ज्यादा मेंबरान को बैठ के फैसले करने चाहिए। तो एक से ज्यादा मेंबरान पे बेंच बनना चाहिए था या कमीशन बनना चाहिए था। और अजमत सईद साहब पे अगर एतराज हुआ है तो उनको खुद भी एक अच्छी ट्रेडिशन के तौर पे इस ओहदे से अलग हो जाना चाहिए, वरना अगर वो कमीशन में रहेंगे तो उनकी रिपोर्ट को कोई नहीं मानेगा। वो हकायक में मबनी होगी नहीं होगी क्या होगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि वो फिर इब्तिदा में ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। और उनके पास तहकीकात के लिए अगर को बुलाएंगे किसी को तो हो सकता है जमातें उनका बायकाट कर दें, तो ये मुनासिब नहीं होगा उनकी जात के लिए। और कह रहे साहब, अब वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें बराह रास्त टास्क दिया गया कि वो सरे महल की भी उस सिलसिले में भी तहकीकात करेंगे, उससे मुतालिक भी तमाम हक़ाइक़ वो कौम के सामने लेकर आएंगे तहकीकात के बाद। तो फिर वो उस रिपोर्ट पर आप लोग नहीं ट्रस्ट करेंगे जो भी वो बताएंगे? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि ब्रॉडशीट का सरे महल से क्या ताल्लुक, बिल्कुल करें। सरे महल के साथ तो इंटरनेशनल भी कोर्टों में भी फैसले हो गए, यहाँ की अदालतें भी फैसले कर बैठी। हम तो 20 साल से उसकी सजाएं भुगत चुके। अब आप उसको मसाले लगा के हुकूमत के उस बात को जो वज़ीर आज़म चाहते हैं कि लोगों की पगड़ियां उछालें, अगर मीडिया उस पर मसाले लगा के मजा लेता है तो ले, क्या कर सकते हैं? हमारी कैसा कोई मसाला नहीं लगा। जो वज़ीर आज़म ने जो बात की वही बात आपके सामने रख दी, उस पर आपकी राय ले ली। झांक मार चुके यार, वज़ीर आज़म तो कई दफा लोगों की पगड़ियां उछाल चुके, वज़ीर आज़म तो कई दफा लोगों को गालियां दे चुके। आप वही देना चाहते हैं? अब आप देखिए ना, खुद पीडीएम में कितनी कंफ्यूजन है। आप कह रहे हैं कल मरियम साहिबा ने अपनी कैपेसिटी में गुफ्तगू की, आप अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। कब आप लोग पीडीएम की कैपेसिटी में गुफ्तगू करते हैं, कब अपनी कैपेसिटी में, ये कैसे पता चलेगा? उसकी वजाहत की है मेरे अजीज, मैंने उसकी वजाहत की है। मैंने वजाहत किया आपको कि पीडीएम की बात वो कही जाएगी जिसको पीडीएम की सारी जमातें एक एलामिये के तौर पर इशू करेंगे। अच्छा, मैंने आपको उसकी वजाहत किया कि वो कौन सी बात होगी। आप और मैं नहीं होंगे तो फैसला करेंगे कि पीडीएम क्या है या पीडीएम की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि ज़ाहिर है इस हुकूमत ने माजी में दूसरी हुकूमतों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, लेकिन इस दौरे हुकूमत में भी ये सिलसिला इनके कंट्रोल में किसी तौर पर नहीं आ पा रहा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 2.5 साल इस हुकूमत को गुजर चुके हैं। इसकी रिपोर्ट जो है सामने आई आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, ये कहना है कि डेटा जो है हुकूमत की जानिब से कहा गया 2017-18 का डेटा है और ये आपके दौर का डेटा लेके ये उसमें पाकिस्तान की 4 दर्जे तनज़ुल हुई है। इसमें इस हुकूमत का कोई किरदार नहीं है फिलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस डेटा तो अपनी जगह है, जो ट्रांसपेरेंसी वाले इतने भी बेवकूफ़ के नहीं होते, ये हुकूमत का डाटा नहीं लेते हैं, उनका अपना तरीक़ेकार है उसके लिए। ये इसी हुकूमत का डाटा और बड़ा क्लियर उन्होंने लिखा है 2019 और 2020, उसमें कहीं 17, 16, 18, 15, 14, 11 का जिक्र बड़ा क्लियर है, वेरी क्लियर। एनुअल आता है 2019 एंड 2020। तो ये किसी और को बेवकूफ़ बनाए पाकिस्तानी अवाम से कभी तो सच बोले। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं सच बोलूँगा, काश के वो सच बोलते कि जनाब हमारे यहाँ दवाई की स्कैम हुई, उसमें हम चोरी किया और पकड़े गए। इन्होंने खुद कमीशन बनाई, उस कमीशन ने कहा हाँ दवाई में घपला हुआ है। फिर इन्होंने आटा में पकड़े गए तो उनकी कमीशन ने कहा घपला हुआ है। फिर चीनी में पकड़े गए, उनकी कमीशन ने कहा घपला हुआ है। फिर एलएनजी में, पेट्रोल में किया, हर में इनका घपला हो रहा है। और फिर अब इनके एमसीए एमएलए सब बता रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, चीनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, रिश्वत का बाजार जो आज गर्म है, ये पहले कभी ऐसा बाजार गर्म नहीं था। तो ये तो अगर ट्रांसपेरेंसी ना भी बताती तो भी सबको पता था कि ये इंतहाई करप्ट गवर्नमेंट है, जहाँ पे करप्शन को शायद अब ये लीगलाइज करना चाहते हो, जहाँ पे आज तक कोई चीज गुज़श्ता 2.5-3 साल में तब्दीली कहीं दूर भी नजर नहीं आई। क्या मैंने वो जो चांद देखते हैं ना, उस टेलीस्कोप से भी देखें तो कहीं कोई तब्दीली, हाँ एक तब्दीली नजर आई है, एक चीज में तरक्की की है
वो है करप्शन और करप्शन, क्योंकि तमाम माफिया के जो लोग हैं वो इस काबीना में बैठे हुए हैं और जहाँ चोरों के साथ आप बैठे हुए। तो ये इमरान खान साहब कहते थे कि अगर कहीं पे महंगाई होगी तो वज़ीर आज़म उसका जिम्मेदार होगा। तो आज अगर महंगाई है तो वो बताए ना, अगर कहीं करप्शन होता है तो वज़ीर आज़म जिम्मेदार होता है। 2017 निहाल साहब, ये माफिया इसको कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। चीनी पर एक कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट भी सामने आई, उसमें बड़े बड़े नाम भी सामने। आप देखें जहांगीर तरीन साहब से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डिस्टेंस रखा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कोई इंटेंशन तो है माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करने की। अगर नाम आ गया तो फिर उन पे कार्रवाई में क्यों देर हुई, और आज तक कार्रवाई की दूर तक नजर नहीं आया। इस मुल्क के अवाम, गरीब अवाम, एक आदमी, हर कोई, आप भी चीनी इस्तेमाल करते हैं, खा वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो, कैदी हो, आजाद हो, हर कोई चीनी इस्तेमाल करता है। तो हर किसी से पैसे लूटे गए, हर कोई बिजली इस्तेमाल करता है, हर किसी कोई LNG इस्तेमाल करता है, हर कोई पेट्रोल इस्तेमाल करता है। तो ये तो एक लूट का बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है। इन्होंने फिर आप देखिए ये फ्रॉड शीट चीज जो है, इसमें भी इन्होंने $30 मिलियन एडवांस भेज दिया था इंग्लैंड, जब तक वो फैसला भी नहीं। बिजली और गैस के महंगे मुआहदे आप लोग के दौर में हुए, ये हुकूमत ये बताती है। फिर वो जो कर्जे आप लोगों ने लिए हुए थे उस पर रोजाना की बुनियाद पर सूद इतना देना पड़ता है कि महंगाई करना फिर इनकी मजबूरी बन गई है कि वो सूद कहाँ से अदा करेंगे जो कर्जे आपके दौर में लिए गए, और वही कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्जा लिए। $30 अरब मियां नवाज शरीफ के दौर में कर्जे के सूद के मद में हमने वापस किए 30 अरब। तो इन्होंने तो वो वापस भी नहीं। और फिर हमने यहाँ पे तरक्याती स्कीम भी लाए, हमने नए स्कीम्स लाए, हमने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ठीक किया, हमने सड़कें ठीक की, ट्रांसपोर्टेशन ठीक किया, एयरपोर्ट ठीक किया, कम्युनिकेशन ठीक किया, रोजगार इस मुल्क में लाया। ये तो मां सिवाय करप्शन के आज तक कुछ ला ही नहीं सके इस मुल्क में, नाअहली और करप्शन। और अगर आज इनको आईना दिखा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले, तो वो भी माने जितने भी इस मुल्क में काम हुए वो सब अच्छे हुए या बुरे हुए, वो पिछली हुकूमत के कोटे में डाल दें, कम से कम क्रश। तो आज इसी वजह से वो करप्शन भी हमारी कोटे में। सही, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट जो सामने आई है उस पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ज़ाहिर अपोजिशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आने के बाद ये बात कर रही है कि इस हुकूमत के 2.5 साल में करप्शन का शोर मचाती रही, लेकिन करप्शन के मामले में आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली हुई है। तो इस रिपोर्ट पर अब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, चूँकि कई हुकूमती तर्जुमान ये कह रहे हैं कि ये सारा डेटा जो आदाद व शुमार दिए गए वो माजी की हुकूमत से लिए गए हैं। फयाज़ उल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। वैसे फयाज़ साहब, एक्सपेक्टेशन तो आवाम को ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2.5 साल बाद जब कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट करप्शन के मामले पर आएगी तो उसमें पाकिस्तान बड़े सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल होगा, लेकिन यहाँ तो 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई है पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने अपने सवाल के अंदर तकरीबन आधा जवाब खुद दे दिया है। बुनियादी तौर पे ये 2019 की रिपोर्ट है जो 2019 में तैयार हुई है और इसका डेटा 2017 और 18 का है। और 2017 और 18 जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत है। और इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर मैं हैरान हूँ इस अपोजिशन और आल पाकिस्तान लोकपाल एसोसिएशन का और इस मिक्स 4 पार्टी PDM का और साथ ही मीडिया के कुछ दोस्तों का कि जिन्होंने इसको सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर तारीफ की गई है कि मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर नैब ने आज़ादाना अपना किरदार अदा किया, बड़ा एप्रिशिएबल किरदार अदा किया। 363 अरब रुपए की रिकवरी इन 2.5 सालों के अंदर हुई। 200 अरब रुपए का तो सिर्फ हमने जनाब लैंड माफिया से जमीन की रिकवरी पंजाब के अंदर करवाई है। और आपके इसी तरीके से 240 अरब रुपए की जो है वो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, जनाब आपकी वफाक की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी रिकवरी है। तो ये अरबों रुपया जो 600 अरब रुपया इन 2.5 सालों के अंदर रिकवर हुआ है, इसकी तारीफ ओपनली ब्लंटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखी है। और डेटा तो जो है वो 2016, 17, 18 का है। तो मैं हैरान हूं कि जिस तरह हर रिपोर्ट, पहले वो वर्ल्ड बैंक इनके दौर की,
उसको जनाब बुनियाद बना के बेगम सफदरजमान साहिबा ने ट्वीट कर दी जनाब हमारी हुकूमत के खिलाफ। बाद में पता चला जी वो तो सारा डेटा जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत का है। पनामा का डिसीजन आया था, इन्होंने लुटियां डालना शुरू कर दी। बाद में जब उसका तर्जमा आया तो इनको समझ आई कि इनके तो साथ बेड़ा गर्क हो गया, इनके साथ तो हैंड हो गया। अक्सर इसी तरीके से बेगम सफदरजमान साहिबा नून लीग पीपल्स पार्टी बगैर पढ़े जनाब कोई भी इंटरनेशनल रिपोर्ट या अदालतों के डिसीजन वो अपना गम और गुस्सा जो है वो अपनी कुड़क जो है वो हुकूमत के खिलाफ निकालते हैं, लेकिन बाद में फिर दिलोखार भी होते हैं, जैसा इस इशू के ऊपर हो रहे हैं। तो फैयाज साहब, लेकिन 2018 के जुलाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी। 6 माह आप लोगों ने भी गुजारा और 90 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करप्शन का खात्मा करना था। हमारी हुकूमत अगस्त के एंड में आई थी, ये 2016-17 का डेटा है। ठीक है ना, ये तो हमने तो अभी उस वक्त इब्तिदा की थी जो है ना, और उसके बाद के जितने साल हैं उसकी इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तारीफ की है, नैब की तारीफ की है, हुकूमत की तारीफ की है, वजीर आजम पाकिस्तान की तारीफ की है, नैब की तरफ से रिकवरी करने की तारीफ की है। पहले तो नैब इनके घर की लोंडी थी, वो चौधरी कमर जमान जो है वो नैब का चेयरमैन था जो है ना, वो इनके घर का मुलाजिम था, इनके घर की बांदी थी। उसने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर चीफ जस्टिस को कहा था, जब चीफ जस्टिस ने पनामा केस के अंदर उसे कहा कि तुम हुदैबा पेपर मिल का जो डिसीजन है उसके खिलाफ तुम जनाब अपील क्यों नहीं करते, उसने कहा जी मैं नहीं करूंगा। उसने ढिठाई के साथ, मैं वहां बैठा हुआ था उस जना हेयरिंग के अंदर, मैं अपनी आंखों से मैंने देखा उस चौधरी कमर जमान का आले शरीफ और आले जरदारी की जो गुलामी किया करता था, नैब को इन्होंने पैरालाइज किया हुआ था। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और हमारी हुकूमत ने बरसे इक़्तिदार आके नैब का जो असल काम था उसके हवाले से उसको आजादाना एक माहौल दिया, आजादाना उसका किरदार अदा करने का उसको जनाब हक दिया। जब उसने आजादाना किरदार अदा किया तो उसने जनाब अरबों रुपए 350-400 अरब रुपया उसने 2.5 सालों के अंदर रिकवर किया है। लेकिन फैयाज साहब, किसी मशहूर शख्स से जिन बड़े बड़े सियासतदानों पर, अपोजिशन लीडर्स पर आपकी हुकूमत, आपकी जमात इल्जाम लगाती थी, उनसे तो अभी तक कहीं कुछ रिकवर नहीं हुआ। जो टारगेट जो गोल्स अचीव करने थे करप्शन को रोकने के लिए कर लिया से होगा। जो 450 अरब रुपया हुआ पहले उसको तो अप्रिशिएट करो ना, उसको तो सब अप्रिशिएट होता था। आप इसमें पढ़ के पहले 2 फिक्रे बोले जी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिसने जनाब 2.5 सालों के अंदर नैब को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके 450 अरब रुपया वसूल कर लिया। आप भी बोले, सारों का हक बनता है कि वो इसके ऊपर बात करें। सही, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पुराने दौर का जनाब डेटे पे रिपोर्ट बना दिया, अब सारे शुरू हो गए जनाब। तो फैयाज साहब, जो गोल्स इस हुकूमत ने अपने लिए सेट किए थे, जो टारगेट्स अपने लिए रखे थे करप्शन को रोकने के, वो क्या अचीव कर लिए? 2019 और 2020 पर मुश्तमिल डेटा जब आएगा, जब नई रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी की आएगी, इसमें पाकिस्तान पीछे चला जाएगा करप्शन में? फिर जब इस साल के डेटा आएगा, जब वो 2 साल बाद 2019-20 का डेटा लाएंगे तो उससे वाज़ेह तौर पे जनाब उस करप्शन की लिस्ट में तनज़ली भी होंगे और जानदारी की लिस्ट में जनाब अपग्रेड होंगे। अच्छा, तो ये जो आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, दवाओं का स्कैंडल, ये सारे स्कैंडल जिस दौरे हुकूमत में बने, इनमें कहीं कोई करप्शन नहीं हुई? आपकी सोच से बाहर है। जो 2008 से लेकर 2018 तक लूटमार का माहौल था, इधर माहौल ये था कि नवाज शरीफ और जरदारी के पास कोई जाता था तो कहते थे लेकर के आए हो, जाने लगता था तो कहते थे देकर क्या जा रहे हो। जब आपके मेन लीडरों का ये आलम था, अब तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अपने सूबाई और वफाकी वजीरों के ऊपर डंडा लेके बैठा होता है कि कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, कोई मिस हैंडलिंग तो नहीं कर रहा, कोई बैड गवर्नेंस तो नहीं कर रहा। इनके यहाँ तो ये सोच ही नहीं थी, इनके यहाँ तो वो खोखर बरादरान थे कि लूट मार करो, 50 लाख के पर्स दो, करोड़ों रुपए के फंड दो, इनकी जमानतें दो और फिर जनाब अरबों रुपए जनाब सरकार की लूट मार करके जनाब कब्जे कर लो। इनके दौर के तो दानियाल अजीज था, इनके दौर का तो मोहसिन शाहनवाज रांझा था, इनके दौर का तो मियां जुबैर लतीफ था, इनके दौर का तो जनाब आपका राना सनाउल्लाह था, इनके दौर का तो खुर्रम दस्तगीर उसका बाप था। इन्होंने जनाब लूट मार की, जनाब बाजार गर्म किया हुआ था इनके हर MNA MPA सेंटर ने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये जितने आपने नाम लिए, इसमें से किसी एक पर भी कोई लूट मार अब तक आपने साबित की अपने दौरे हुकूमत में? और भाई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यार शहजाद अकबर साहब ने, उन्होंने करके बताई और सारी चीजें क्लियर है। इनसे हमने सरकारी जमीन वारगुजार करवाई है। हमने 200 अरब रुपए की मालियत की सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक 2.5 सालों में 200 अरब की मालियत की जमीन रिकवर करवाई है जो इनकी कस्टडी में होती थी। सही, जो इनकी जालमाना तसल्लुत में थी, आले शरीफ की मोहब्बत और आले शरीफ की हुकूमत की चाकरी और नौकरी और गुलामी करने के इवज में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और के वजीर हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि माजी की हुकूमतों ने जो बड़ी बड़ी करप्शन की हैं
ये हुकूमत उन तमाम करप्शंस को रोक रही है, कंट्रोल कर रही है। और 2019 और 20 पर मुश्तमिल आदाद शुमार की रिपोर्ट जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करेगा तो उसमें पाकिस्तान का रैंक माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर होगा। और अब एक और बड़ा अहम मामला जो है चेयरमैन पैमरा सलीम बेग का, जिस पर न सिर्फ बोल बल्कि पाकिस्तान भर की सहाफ़ी बरादरी और वकला सोसाइटी, सिविल सोसाइटी को एहतजाज करते हुए तकरीबन 1.5 माह यानी 44 रोज़ का अरसा गुजर चुका है, लेकिन चेयरमैन पैमरा सलीम बेग अभी भी अपने ओहदे पर ही मौजूद हैं। 4 साल उनकी ये मुद्दत है उनके ओहदे की, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनके बारे में कह चुके कि ये टेन्योर पोस्ट है और इसको हटाना उनकी हुकूमत के लिए शायद मुमकिन नहीं है। हुकूमती बेबसी ज़ाहिर उनके इस बयान से हो चुकी है, लेकिन PTV का चेयरमैन कुछ दिनों पहले नईम बुखारी साहब को लगाया गया था। वो भी एक टेन्योर पोस्ट होती है, 3 साल उसका दौरानिया होता है, लेकिन वहाँ पर उनके खिलाफ एतराज़ जमा हुआ और उसके बाद अदालत की जानिब से उनको काम करने से रोक दिया गया। उनके ओहदे की मियाद 3 साल थी, लेकिन वहाँ पर एतराज़ ये सामने आया चूँकि उनकी उम्र इस ओहदे की का जो मतलूबा जो मेयार था उससे मुताबिकत नहीं रखती थी, कुछ ज़्यादा थी, तो उनको फौरी तौर पर हटा दिया गया। लेकिन चेयरमैन पैमरा सलीम बेग का जब इनका सिलेक्शन हुआ था, जब इनको इस ओहदे पर तैनात किया गया, तो वो भी मतलूबा मेयार पर पूरे नहीं उतरते थे, लेकिन उसके बाद उस मेयार को इनके मेयार के मुताबिक कम किया गया और इनको उस जगह तैनात किया गया, जिसके बाद कई एक तरफा फैसले उनकी जानिब से लिए गए और ख़ास तौर पर ये बोल की आवाज़ को मुस्तकिल बुनियाद पर दबाने की और बंद करने की कोशिश वक्तन फ़वक्तन करते रहे। इसी पर मजीद गुफ्तगू करते हैं बाबर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर बोल न्यूज़ ने, और चेयरमैन पैमरा के खिलाफ दरख्वास्त गुजार भी हैं बाबर साहब। तो बाबर साहब, ये टेन्योर पोस्ट है, लेकिन वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इतना शदीद एहतजाज चेयरमैन पैमरा के खिलाफ हो रहा है, उनके एक तरफा फैसले भी सबके सामने मौजूद हैं, फिर हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए, जो चेयरमैन पैमरा जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अंदर आती है। गवर्नमेंट ने उसकी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन भी करनी होती है, गवर्नमेंट उस पर चेक भी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर चेयरमैन पैमरा जो एज आ रेगुलेटर काम कर रहे हैं वो अपना काम दयानतदारी से नहीं कर रहे, अगर वो एक माफिया के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं, अगर एक माफिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, रेगुलेटर का काम होता है कि तमाम चैनल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे आगे बढ़ने की। लेकिन चेयरमैन पैमरा चंद मखसूस नाम निहाद जाली चैनल्स को जाली रेटिंग दे रहे हैं, और वो चैनल जो अवाम में मकबूल हैं उनका ये गला दबा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा जो टारगेट है वो बोल है। तो इस पे प्राइम मिनिस्टर जो वो एक्शन ले सकते हैं, बल इस पे कोर्ट का दरवाजा भी खुला हुआ है। और उसमें आप देखेंगे जो साबका चेयरमैन पैमरा थे अबसार आलम, उनकी भी अपॉइंटमेंट जो थी वो भी एक जाली अपॉइंटमेंट थी, अगेंस्ट द रूल थी, अगेंस्ट द पॉलिसी थी, अगेंस्ट द मेरिट थी। तो अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो एक तो रास्ता है गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी नहीं देती तो फिर दूसरा रास्ता हाई कोर्ट का है। कोर्ट का है कि आप कोर्ट से जाके जस्टिस ले लें, वहाँ से जाके इंसाफ ले लें। तो मैं भी उनके खिलाफ, मैं खुद लाहौर हाई कोर्ट में गया हूँ। इनकी जो पिटीशन है वो अगेंस्ट द रूल है, अगेंस्ट द पॉलिसी है, और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एक कार्टेल को खुश करने के लिए, एक नाम निहाद चैनल्स का जो ग्रुप है उनको राज़ी करने के लिए उनको ये जो इनकी अपॉइंटमेंट की गई सलीम बेग साहब की, जिसमें यकीन जाने के सारे मेरिट को कत्ल कर दिया गया है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया सिर्फ इनकी अपॉइंटमेंट। तो बाबर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा मेरिट की बात करते हैं। जब ये सलीम बेग साहब ने अभी जुमे के रोज़ ये नोटिफिकेशन जारी किया, बोल पर पाबंदी आयद की, जुर्माना भी किया, उन्होंने जानबूझकर जुमे को किया ताकि हफ्ते और इतवार को अदालत ना जा सके हम, और वहाँ से हमें इंसाफ ना मिल सके। पीर के रोज़ वो नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल हो गया सिंध हाई कोर्ट से। तो सिंध हाई कोर्ट की मुअत्तली के अहकामात से ही साबित होता है कि वो हुक्म गलत था पैमरा का। ये तो एक बड़ा सबूत है हुकूमत के सामने कि ये एकतरफा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, फिर तो इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है हुकूमत की जानिब से। वो इतनी बड़ी मेलाफाइडी थी, इतना बड़ा एक मेरिट का कत्ल था, यकीन जाने कि ये जो बोल के खिलाफ एक्शन लिया गया, ये जो बोल के खिलाफ एक सुओ मोटो लिया गया, यानी कि एक प्रोग्राम जिस पे आपको इतराज़ था, जिस पे चेयरमैन पैमरा को इतराज़ था, उसने कोई कंप्लेंट नहीं है, उसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं है, सुओ मोटो लेके खुद ही वो वकील बन गए, खुद ही मुद्दई बन गए और खुद ही जज बन गए। उस प्रोग्राम पे खुद ही सुओ मोटो एक्शन लिया और उसके बाद जनाब बोल के खिलाफ 1 महीने की पाबंदी लगा दी और उसके बाद 10 लाख जुर्माना कर दिया। मुझे एक बात बताएं कि एक प्रोग्राम में कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको जो आपको पसंद नहीं है,
या आप उसको ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोग्राम के खिलाफ, प्रोग्राम के एंकर के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उसको जुर्माना कर सकते हैं। कभी हिस्ट्री में यह हुआ है कि एक प्रोग्राम की बुनियाद पर, सिर्फ एक प्रोग्राम की बुनियाद पर पूरे चैनल का लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, उसको 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया जाए? इससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि सलीम बेग जो है वो एक कठपुतली बना हुआ है। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद ये है, उसको जो टारगेट दिया गया वो ये है कि बोल जो एक अवाम में पॉपुलर चैनल है उसका गला दबाया जाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बोल की पॉपुलैरिटी की ये है कि जिस दिन बोल के खिलाफ ये एक्शन लिया गया उससे अगले दिन आप देखें ट्विटर पर बोल टॉप ट्रेंड था। ये होती है अवाम की आवाज। ये कहते हैं कि वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड के नकारा है अवाम की जुबान जो है। नईम बुखारी साहब को जब चेयरमैन पीटीवी के ओहदे से काम करने से रोका गया, उनकी ज़्यादा उम्र को जवाब बनाया गया, तो यहाँ सलीम बेग साहब की जो तालीमी काबिलियत है, जो तजुर्बा दरकार होता है चेयरमैन पैमरा के लिए, क्या वो इस मतलूबा मेयार पर पूरा उतरते हैं या ज़ाहिर उनकी तैनाती करते हुए मेरिट को बिल्कुल बालाए ताक रखा गया? अगर ज़रा सा मवाजना किया जाए इन दोनों केसेस का तो कैसे करेंगे? देखिए इनकी जो अपॉइंटमेंट है, जिस तरह से अफसार आलम की अपॉइंटमेंट जाली थी, गलत थी। सलीम बुखारी साहब जो नईम बुखारी साहब जो हैं वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर वो लॉयर हैं, वो एक काबिल आदमी हैं। उनकी पीटीआई के लिए उनकी काविशें भी हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन भी है। उनको पीटीआई ने अगर लगाया तो किसी कोई ना कोई उनके ज़हन में था। मसला ये है कि उनकी सिर्फ एक एज का फैक्टर निकाल दिया जाए तो बाकी सारी क्वालिफिकेशन उनकी ठीक थी। लेकिन जहां तक सलीम बेग साहब की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, इनकी अपॉइंटमेंट टोटल ही फ्रॉड है, टोटल ही जाली है। 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो इनके पास नहीं था। रेलेवेंट डिग्री बिजनेस की, कॉमर्स और बिजनेस की चाहिए जो इनके पास नहीं। इनके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। उसके बाद एक दिन में 67 लोगों का इंटरव्यू कर दिया गया। इतनी जल्दी में इतने लोगों का इंटरव्यू क्यों किया गया? 67 जो लोग हैं उनको एक ही दिन में डिस्क्वालीफाई करके एक ही बंदे को क्वालिफाई किया गया। तो सबसे अहम चीज, जब एक बंदा सरकारी नौकरी पर होता है तो उसको अप्लाई करने के लिए अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना लाजमी है। यानी कि इनको चाहिए था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से उस वक्त के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे अहमद नवाज सुखेरा, उनसे एनओसी लेते। इन्होंने बगैर एनओसी लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, इनको उसके बाद इसमें सिलेक्ट हो गए और उस वक्त तमाम चीजों को, पूरे मेरिट को नजरअंदाज करते हुए चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती की गई थी। बाबर डोगर साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग मतलूबा काबिलियत मौजूद नहीं थी, जितने साल का तजुर्बा दरकार होता है वो भी नहीं था, मतलूबा डिग्री भी नहीं थी। इसके बावजूद भी उन्हें चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 1 और 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने बड़े अहम इजलास तलब किए हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इसके साथ साथ कंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, बड़ा अहम ये मामला है जिस पर अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 और 2 फरवरी को इंतहाई अहम इजलास तलब कर लिए गए हैं, जिसमें मुशावरत होगी इस सिलसिले में कि किस तरह से पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और कंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सकता है। और 2 फरवरी को बड़ा अहम इजलास इलेक्शन कमीशन का होना है जिसमें फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से भी कुछ मुशावरत की जाएगी। इसी सिलसिले में मजीद गुफ्तगू करते हैं। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये 1 को जो इजलास ये इंतहाई अहम होने जा रहा है, इसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इलेक्शन कैसे होने, क्या उसका तरीक़ेकार होगा, इस पर मुशावरत होगी। क्या क्या तजावीज़ पेश कर सकता है? क्या सूबों को अहकामात इलेक्शन कमीशन इस इजलास के बाद जारी कर सकता है? कब ये इलेक्शन का इनेकाद हो सकता है? कंवर साहब क्या फरमाएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को बार बार याद दहानी के खतूत लिखता रहा, और लेकिन इन दोनों सूबों की सूबाई हुकूमतों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी खत का जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, और ना ही उन्होंने उसके मुताबिक जो है लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के बारे में अपनी मशीनरी को फ़ाल किया। ये एक बड़ा अहम मामला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है
कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी खतूत लिखे, स्पीकर कौमी असम्बली को भी लिखे, चेयरमैन सेनेट को भी लिखे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को 5 खत लिखे। उन्होंने कहा कि जनाब इस पर कोई कानून साजी करनी पड़ेगी, आप कानून साजी करवा लें। और कानून साजी के बारे में मैं अर्ज करूँ, मुझे हैरानगी हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो कानून साजी का जिक्र करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो अपनी तजावीज़ में पेश कर देंगे। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का जो के बारे में जो हल्का बंदियां होनी है, तो जो हमारा आइन का आर्टिकल 51 है उसमें जो एक अबूरी तरमीम ये की गई थी कि जो अभी जब तक के मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता तो उस वक्त तक के लिए हातमी नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, तो ये एक अबूरी फैसले के तहत कौमी सूबाई असम्बलियों के हल्का बंदियां हुई थी, लेकिन उसमें लोकल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफाकी हुकूमत को लिखा कि चूंकि हमने हल्का बंदियां करवानी है लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के लिए, तो आप आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम करें और हमें इसके लिए आइनी और कानूनी तौर पर हमें एक रास्ता हमवार करें। लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि वफाकी हुकूमत ने जो मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन कर रही है, उन्होंने जो 2017 में मर्दमशुमारी हुई थी उसी की बुनियाद पर यह अपना नोटिफिकेशन कर रही है, लेकिन उस पर सूबाई सिंध हुकूमत और MQM जो उनकी इत्तेहादी जमात है उनको तहवाजात है मर्दमशुमारी के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब तक के आइनी तौर पर कानूनी तौर पर आप उनको तरमीम नहीं करेंगे आर्टिकल 51 में, तो वो हल्का बंदियां नहीं करवा सकेगा। लिहाजा अब ये तमाम जो हालात आप बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त तलब कर लिया है, तो वो अपनी तजावीज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पेश कर देंगे। और जो हल्का बंदियों के बारे में जो एक रुकावट है आईनी तौर पर, वो चूँकि मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करवा देगा और ये तकरीबन 3 महीने में इंतखाबात हो जाएंगे। हल्का बंदियां कोई इतना ज्यादा अहम मसला नहीं है। तो लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा तारीखी फैसला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट की हमायत और पुष्टबनी हासिल हो गई है, तो अपने इंतखाबात जो है ये अप्रैल मई में करवा देंगे। सही। तो कमर साहब, फिर ये इम्कान ये है कि मर्दमशुमारी हुए बगैर ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ की जमातें एहतजाज करेंगी, फिर उस बल्दियाती इंतखाब को भी शायद मानने से इनकार कर दें? मर्दमशुमारी का मसला नहीं है, मर्दमशुमारी हो चुकी है अक्टूबर 2017 में। इन्होंने एक हतमी नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन मर्दमशुमारी का जारी करना है, फिलहाल अबूरी है, जिसकी बना पर दुरुस्त नहीं मान रहे ना। उसको बता रहे हैं कि कराची की आबादी को कम गिना गया है, वो 1 करोड़ 60 लाख गिनी गई है और दर हकीकत वो आबादी 2.5 करोड़ से भी बढ़ चुकी है, शायद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। नहीं, सिंध में तो वाकया ज्यादती हुई है, हम भी इस पर एग्री करते हैं, हमने भी आवाज उठाई थी और MQM भी उठा रही है, ज़ाहिर तमाम सियासी जमातें भी है, सिंध हुकूमत के भी इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगी, बाद में कहेंगे भी ठीक है नोटिफिकेशन हमने कर दिया है, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है तो आप अगले मर्दमशुमारी का इंतजार करें जो 2023 में होनी है। तो कमर दिलशाद साहब, फिर इसका हल क्या? बस ये इंतजार ही है 2023 तक की मर्दमशुमारी का इंतजार करें, और अगर उस वक्त भी ये गुज़िश्ता मर्दमशुमारी की तरह कम गिना गया तो फिर ये एतराज़ दोहराया जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हुक्म जारी कर देगी तो फिर सिंध हुकूमत को भी उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी कर देगी, मर्दमशुमारी 2017 में हो चुकी है, और उसके मुताबिक जो है आप अपने हल्का बंदियां करवाएं और लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाएं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे 2015 में जो हुक्म जारी किया, जिसके मुताबिक सिंध में भी लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हो गए थे, पंजाब में भी हो गए थे, खैबर पख्तूनख्वा में तो पहले हो चुके थे और बलूचिस्तान में हो चुके थे। उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया, उस ऑर्डर के तहत पंजाब में भी और सिंध में बाकायदा लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हो गए। अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म जारी कर देगी तो 4 सूबे में इंतखाबात जो है लोकल गवर्नमेंट के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट जब एक बार हुक्म जारी कर देगा तो फिर 4 सूबों में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।